बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही है? मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही है? ओके। अच्छा, कल हमने जो है वो करंट अफेयर्स को, पाकिस्तान अफेयर्स को देखा था और एंड पे कुछ स्टूडेंट्स कम थे, लेकिन हमने एंड पे एक टास्क दिया था, तो वो काफ़ी सारे लोगों ने हमने सबमिट करवा दिया। जिन्होंने अभी तक वो सबमिट नहीं किया, मुझसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस टास्क के ऊपर थोड़ा सा फोकस करें, क्योंकि बेसिक काम हमारा पढ़ाना नहीं है। मुझे काफ़ी क्वेश्चन पढ़ाए हैं, हमारा एक्सपीरियंस है कि बेसिक काम आपका लिखना है, ठीक है? तो आपको लिखने की प्रैक्टिस करवानी है, और जो हम लिखने का टास्क दें उसको काइंडली आप जरूर उसको फुलफिल करें। कल हमने एक टॉपिक दिया था लिखने के लिए, ठीक है? नहीं, मैं वो कर रहा हूं, मैं हमारे घर में ये बुक कर राइट। अच्छा, इसमें आपके अपना थोड़ा सा जूम की अपनी सेटिंग्स को भी देख लिया करें। इसमें आपकी अपनी सेटिंग्स के अंदर भी बात चीज़ें ऐसी होती हैं, ऊपर लेफ्ट के ऊपर टॉप लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर ऑप्शंस आ रही हैं, जिससे आवाज़ थोड़ी सी क्लियर हो जाती है। तो अदरवाइज बाकी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही है? ओके। कल हमने जो टॉपिक दिया था वो था कि इंडियन स्टेट इज डिसइंटीग्रेटिंग। इंडियन स्टेट इज डिसइंटीग्रेटिंग। मैं इधर चैट में लिख भी रहा हूँ, जिन्होंने कल ये नोट नहीं किया वो इसके ऊपर काइंडली ओके। ये जो इंडियन स्टेट इज डिसइंटीग्रेटिंग, ये कल हमने टॉपिक दिया था। इसके ऊपर एक पैराग्राफ या एक पेज जो है वो काइंडली आप लिखें, जैसा भी लिख सकते हैं, अच्छा या बुरा, वो लिख के आप इसको ज़रूर व्हाट्सएप पे कर दें उमैर सर को या उसामा को, और आप ईमेल भी कर सकते हैं। ओके, जिन्होंने भेजा है इनको कुछ ही दिन के अंदर मैं उसको हमारे तौसीफ साहब है उसको चेक भी करेंगे, वैल्यूएट भी करेंगे, और वो प्रॉपर आपको गाइड भी करेंगे कि आपकी राइटिंग में क्या फ्लॉज है। एक दो मिनट वेट कर लेते हैं, कुछ स्टूडेंट हमारे साथ और ज्वाइन कर लें, तो फिर हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं जहाँ से कल छोड़ा था। कल हम यहाँ पे थे, कुछ स्टूडेंट्स ने ये पूछा था कि हमें आर्टिकल 352 और 356 की समझ में नहीं आई। आर्टिकल 352 जो है वो इंडिया का जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का सिर्फ ये बताता है कि नेशनल इमरजेंसी कब डिक्लेयर करना है, ठीक है? वो इमरजेंसी और ऑर्डिनरी सिचुएशन के दरमियान में फर्क करता है। तो वो इमरजेंसी और ऑर्डिनरी सिचुएशंस के दरमियान में डिफरेंस करता है, जो इंडिया का आर्टिकल 352 और 356 है। 352 और 6 के अंदर सिर्फ ये फर्क है कि वो नेशनल इमरजेंसी और रीजनल इमरजेंसी, इन दो के दरमियान डिफरेंस है। यानी 356 के अंदर रीजनल इमरजेंसी को, यानी किसी एक सूबे में मिसाल है या एक स्टेट के अंदर जो इमरजेंसी लगानी है वो उसको डिस्कस करता है, और 356 जो है 52 जो है वो नेशनल इमरजेंसी को करता है। राइट। अच्छा, कल हम यहाँ तक पहुंचे थे सिटीजन अमेंडमेंट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, इसके ऊपर।
तो इन दो को कल डिटेल में डिस्कस कर लिया था। अगर किसी को कोई एम्बिग्यूटी है तो आप बताएं। यहाँ से हम इसको शुरू करते हैं कि आसाम में क्या हुआ। सिविल एविएशन सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो था उसको अमेंड किया गया, ठीक है, ये 1955 का था, इसको अमेंड किया गया। गौर से जरा सुनिएगा, कल की उसको रिकैप कर रहा हूँ। और इंडिया जो है वो सिग्नेटरी नहीं है किसी भी रिफ्यूजी को, उसको कन्वेंशन को साइन नहीं किया हुआ। तो ये एक्ट बेसिकली जो इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया के अंदर आ गए, उन लोगों को एक चैनल देने का एक जरिया बनाया इंडिया ने। वो लोग जो 6 कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और 3 इलाकों से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, हिंदू, पारसी, सिख, बुद्ध, जैन और क्रिश्चियन। तो इन कम्युनिटीज से, इन रीजन से बिलोंग करने वाला कोई शख्स अगर इंडिया में रह रहा है और उसके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, वो इलीगल कंसिडर हो रहा है अंडर द ऑर्डिनरी लॉज, तो उसको ये लॉ एक रास्ता दे रहा है कि वो सिटीजनशिप जो है वो एक्ट उसके अंदर, उसके तहत वो सिटीजनशिप एक्वायर कर ले। अच्छा, आप चैट अलाउ कर दें उसामा, आप चैट अलाउ कर दें। कोई किसी को एम्बिग्यूटी है तो वो साथ साथ डिस्कस करते जाए। मुझे यहाँ पे चैट शो नहीं हो रही है। चैट एनआरसी क्या है? वो एक एविडेंस, वो एक रजिस्टर है जिसके अंदर सिटीजन्स को रजिस्टर किया जाता है, ठीक है। और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स ये मेंटेन सारी नेशन भी करती हैं, ठीक है, उनके नाम डिफरेंट है। तो जैसे नादरा भी हमारा एक रिकॉर्ड मेंटेन करता है, इसी तरह इंडिया ने भी एक कॉन्सेप्ट दिया है कि वो एक मेंटेन करेंगे रजिस्टर अपने सिटीजन्स का, ठीक है। ये अभी उन्होंने लागू नहीं किया, अभी सिर्फ इसका तजर्बा आसाम स्टेट में हुआ है, ठीक है। आसाम में क्या हुआ? आसाम के अंदर बांग्लादेशी माइग्रेंट्स की एक बहुत बड़ी मेजोरिटी है। बांग्लादेश वॉर भी हुई, उससे पहले 47 की डिवीजन भी हुई, तो आसाम और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है उसके उसके क्रॉस काफी ज्यादा माइग्रेशन हुई है। तो इन्होंने आसाम के अंदर जो आगाज किया उसकी वजह ये थी, ये समझ ये रहे थे कि आसाम से इनको एक अंदाजा हो जाएगा कि ये जो अपना मकसद हासिल करना चाह रहे हैं वो ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मकसद इंडियन की गवर्नमेंट क्या हासिल करना चाह रही थी कि मुस्लिम्स जो हैं उनको उनको एक्सक्लूड किया जाए, ठीक है। और अगर मुसलमान कोई इलीगल इमिग्रेंट्स वहाँ पे इंडिया में मौजूद हैं तो उनको वहां से डिपोर्ट किया जाए, दूसरे मुल्कों में वापस भेजा जाए, ठीक है। उनके लिए सिटीजनशिप मुश्किल बना दी जाए, ठीक है। जब जाहिर है उनका नाम रजिस्टर में इंदराज नहीं होगा तो वो इंडिया के सिटीजन नहीं माने जाएंगे, ठीक है। तो उनका जो स्टेटस है वो एक किस्म का उनसे आप वापस ले आए। अब अगर एक शख्स, एक मिसाल आपको देता हूँ, एक शख्स अगर वहां पे लीगल रह रहा है तो फिर कोई मसला नहीं। अगर वो किसी दूसरे मुल्क से वहां पे गया और उसके पास डॉक्यूमेंट्स एक्वायर करके गया तो भी कोई मसला नहीं, ठीक है। अगर वो इलीगल वेज के साथ इंडिया में एंटर हुआ है, ठीक है, फिर उसके लिए इशू है अगर वो मुसलमान है। अगर वो 6 कम्युनिटी से है फिर उसके लिए फिर भी कोई इशू नहीं। इलीगल वे से आया हो और मुसलमान हो तब उसके लिए इंडिया की सिटीजनशिप का इशू होगा, ठीक है। अब इस बात पे भी किसी को एतराज नहीं है कि ठीक है, अगर कोई शख्स आया ही इलीगल तरीके से इंडिया में है तो उसको सिटीजनशिप देना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन एतराज इस बात पे है कि जो इंडिया के ही मुसलमान हैं, वो जो इंडिया के अंदर रहने वाले हैं मुसलमान, अगर वो जो इंडिया के अपने बशिंदे हैं वहां पे रहने वाले, अगर उनमें से कोई ऐसे मुसलमान हो कि जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन, जिन्होंने अपनी कभी भी नहीं करवाई, मसलन अनपढ़ है, वो कभी शहर में नहीं गए, कभी उन्होंने आईडी कार्ड नहीं बनवाए, कभी उन्होंने किसी वोटर लिस्ट में राज नहीं कराया, दूर दराज के इलाकों में राजस्थान वगैरह में वो रहने वाले हैं, तो उनको भी इंडियन स्टेट जो है वो अपनी सिटीजनशिप से निकाल देगी, ठीक है। किस बेस के ऊपर निकाल देगी, ठीक है, ये उन्होंने बेस इस एक्ट के अंदर वाजिया कर दी कि इलीगल सिर्फ और सिर्फ 6 कम्युनिटी से जो बिलोंग करता है उसको हम लीगल सिटीजनशिप देंगे, जो इससे बाहर है उसको हम सिटीजनशिप नहीं देंगे, ठीक है। अच्छा, असम में अब इनके ज़हन में यही था कि मुसलमान चूंकि बांग्लादेश से मेजॉरिटी माइग्रेट करके आए हैं 71 में भी और उससे पहले भी असम के अंदर, तो हो सकता है असम के अंदर मुसलमानों की एक मेजॉरिटी ऐसी हो
कि जो कि अनडॉक्यूमेंटेड वहाँ पे हो, तो हम क्या करेंगे, हम उनको उनको बड़े तरीके से हम वहाँ से हमें एक मौका मिल जाएगा कि हम उनको उनकी सिटीजनशिप को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दें, या उनके पास कोई सिटीजनशिप है ही नहीं तो उनका स्टेटस हम जो है वो कंफ्यूज कर दें। ये इनके ज़हन में ये इनकी कोशिश करना चाह रहे हैं। अब जो पिछले साल इन्होंने असम के अंदर ये जो एनआरसी और रजिस्ट्रेशन की है ना, उसका उल्टा इफेक्ट आ गया। उल्टा इफेक्ट किस तरीके से आया कि 33 मिलियन टोटल पॉपुलेशन है, जब उसको देखा गया, उसका रिकॉर्ड सामने आया तो 1.9 मिलियन उसमें से इमिग्रेंट्स निकले। ठीक है, कि तकरीबन अगर 3.5 करोड़ है, 3.25 करोड़ है, तो उसमें से कोई 19 लाख के करीब जो है वो इमिग्रेंट्स है। ठीक है, और उन इमिग्रेंट्स के अंदर से भी हिंदूज जो है वो मेजॉरिटी में निकले। अब ये देखें ना, अब इन्होंने ट्राई ये की थी कि मुसलमानों को ट्रैप करें, इनके ख्याल से जो मेजॉरिटी वहाँ पे मुसलमानों की इलीगल इमिग्रेंट्स है उसको हम ट्रैप करें, लेकिन हुआ उल्टा। वहाँ पे मेजॉरिटी तो हिंदूज की निकल आई। फिर जब ये वहाँ पे हिंदूज की मेजॉरिटी निकल आई तो फिर इस पे बीजेपी ने इस पर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने इसको इस सारी एक्सरसाइज को रिजेक्ट कर दिया, बीजेपी पार्टी ने, गवर्नमेंट ने नहीं, बीजेपी ने। तो इससे उनको ये थोड़ा सा वो बैकफुट पे चले गए कि हो सकता है कि ये चीज हमें फायर बैक भी कर जाए, और बाज हिंदूज भी बैकवर्ड इस तरह के हों जो कि अपनी उसकी वो एविडेंस ना प्रोड्यूस कर सके। बहरहाल उनको वो रजिस्टर तो करेंगे। इशू तब होना था अगर ये 1.9 मिलियन सारे मुसलमान होते, इशू उस वक्त क्रिएट होना था। ठीक है, लेकिन चूंकि वो हिंदूज ही निकल आए तो लिहाजा ज्यादा वो नहीं हुई। आसामी जो है, आसामी हमेशा इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट रहे हैं, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदूज हो। वो कहते हैं जी हमारा इलाका है, हमारी स्टेट है, इसकी ज्योग्राफी को डेमोग्राफी को ना बदला जाए। ठीक है, तो उनको कोई इशू नहीं है इस एनआरसी के साथ, उनको कोई इशू नहीं। वो कहते हैं जितने भी इमिग्रेंट्स हैं उनको यहाँ से निकालें, कोई परेशानी की बात नहीं। ठीक है, लेकिन वहाँ पे चूंकि ये मेजोरिटी एक हिंदूज की उसमें निकल आई तो बीजेपी को उसके साथ इशू हो गया। अब इससे आगे चलते हैं। इन दो एक्ट्स के साथ बताना ये मकसद था कि इंडिया की जो सेक्युलर ट्रेडिशंस हैं उनके अंदर एक डाउनफॉल आ गया। ठीक है, अब वो जो उसकी ट्रेडिशंस हैं वो उस तरह से नहीं है जिस तरीके से उसके फोर फादर्स क्लेम करते रहे। अब इससे अगला आ जाए, अगला पॉइंट, इंडियन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फेडरलिज्म का। ठीक है, ये फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है ये थोड़ा सा समझ लें, और फिर मैंने यहाँ पे स्टांस लिया है कि रीडिफाइनिंग इंडियन फेडरलिज्म, के इंडियन फेडरलिज्म को भी ये गवर्नमेंट जो है वो रीडिफाइन कर रही है। ठीक है, उसकी डेफिनेशन को भी बदल रही है, उसको भी अब जो इंडियन की जो ट्रेडिशनल फेडरलिज्म थी उसको भी अब क्वेश्चन किया जा रहा है। तो फेडरलिज्म की डेफिनेशन सबसे पहले मैंने लिखी कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर in an organization such as a government between a central authority and the constituent. Federalism होता क्या है? It is a distribution of power in an organization. Government भी एक organization ही होती है। ठीक है, किसी organization के अंदर distribution of power between a central authority and the constituent. Constituent कौन होते हैं? Components. For instance, अगर एक state है तो उसकी central authority क्या है? Central government. और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है? उसके सूबे या उसके फेडरेटिंग यूनिट्स। ठीक है, जैसे पंजाब, सिंध, सरहद, फाटा। ठीक है, ये फेडरेटिंग यूनिट्स हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। और सेंट्रल अथॉरिटी क्या है? वो जो फेडरल गवर्नमेंट है, जो नेशनल गवर्नमेंट है, वो सेंट्रल अथॉरिटी है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जितनी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होगी, यानी जितनी ज्यादा पावर्स की डेलीगेशन हो चुकी होगी, उतना ज्यादा एक अच्छा फेडरल सेटअप होगा। और जितनी ज्यादा पावर सेंटर के अंदर मुर्तकिज होंगी उतना कम वो फेडरल होगा। ठीक है, उतनी उसके अंदर फेडरलिज्म की नफी होगी। ठीक है, तो इंडिया के फेडरल होने का क्या मतलब है कि ये इसने अपने कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के साथ अच्छी पावर की डीलिंग की हुई है। ठीक है, और उनको काफी सारी जो आजादियां हैं वो दी हुई हैं। जी, नाजिम ने हैंड रेज किया। नाजिम, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप प्लीज क्वेश्चन है तो आप कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर।
जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर आपने कहा है तो सेंट्रल अथॉरिटी है, जो सेंट्रल अथॉरिटी होगी और कॉन्स्टिट्यूशन होगी। मसलन हमारे यहाँ जो पीपीएससी है, जी जी तो जी जी। इधर फेडरल, जो फेडरल इंडियन की होगी, हम्म। तो उसमें आप पावर का क्लियर कर दें, हमारे यहाँ पावर किस तरह होगी और उनके यहाँ किस तरह होगी, जो नहीं, मैं आपकी बात डिस्ट्रीब्यूशन। समझा नहीं। पीपीएससी की आपने क्या बात की? पीपीएससी, पीपीएससी से आपकी क्या मुराद है? सर ये है कि अगर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है ना, हाँ हाँ, तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, तो ये फेडरल है ना, फेडरलिज्म बिल्कुल सर। इनका जो होगा द मैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ समझ पावर इन समझ ऑर्गेनाइजेशन। गया, समझ मैं। ठीक है, मैं आपको आंसर दूँ। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, इन्होंने इन्होंने बड़ा अच्छा, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन किया है। इन्होंने कहा है कि एक पीपीएससी है, वो भी रिक्रूटमेंट्स करता है, एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो भी रिक्रूटमेंट करता है। तो ये हमारे यहाँ जो है ना, और इंडिया में ये कैसे डिफरेंट है? मोर और लेस इसी तरह का स्ट्रक्चर इंडिया का भी है और हमारा भी है। वहां पे भी स्टेट्स अपनी रिक्रूटमेंट्स करती हैं, और यहाँ पे भी, वहाँ स्टेट्स हैं, हमारे प्रोविंसेस हैं, और हमारे भी प्रोविंसेस ने अपने अपने पब्लिक सर्विस कमीशन बनाए हुए हैं, जैसे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, बलोचिस्तान का, ठीक है, केपीके का, सबका अपना अपना सर्विस कमीशन है। इसी तरह वहाँ भी स्टेट्स के अपने अपने हैं। प्लस फेडरल गवर्नमेंट का जो कमीशन है, जिसको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन यहाँ कहा जाता है, ठीक है, इसी तरह का एक कमीशन वहाँ पे भी है, ठीक है। और वो भी इसी तरह सीएसएस का एग्जाम जैसे यहाँ लिया जाता है, जो कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन लेता है, इसी तरह वो वहाँ भी एक इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम लिया जाता है, ठीक है। अब डिफरेंस जो है ना, वो इस चीज के ऊपर ये कोई हॉट कोई पॉइंट नहीं है कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स में क्या डिफरेंस है। दोनों ने नौकरियां देनी है, रिक्रूटमेंट्स करनी है, चाहे वो फेडरल हो चाहे वो प्रोविंशियल हो, ठीक। दोनों कमीशंस के मेंबर्स जो हैं, उनका तरीकाकार डिफाइंड है। अगर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है तो उसके उसके मेंबर्स कौन होंगे, उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, वो भी डिफाइंड है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर कौन होंगे, वो भी डिफाइंड है, ठीक है। इसके दरमियान में झगड़ा उस वक्त आता है, ऐसे इशू के ऊपर आता है जिसके अंदर सूबे और सूबे और वफाक के दरमियान में कोई हॉट इशू चल रहा है, ठीक है। मसलन अगर बलूचिस्तान के अंदर मैं यही आपकी बात को ले जाऊं, और बलूचिस्तान के अंदर अगर माइनिंग का, खासतौर पे अगर माइनिंग का सब्जेक्ट देखा जाए, तो उसके अंदर उनको एतराज होगा। उनको ये एतराज होगा कि ये जो माइनिंग की सारी इंडस्ट्री है, इसकी सारी रिक्रूटमेंट है, इसकी सारी चीजें, उसके अंदर वफाक किसी किस्म की इंटरफेरेंस ना करे, ठीक है। क्योंकि वो उसका ताल्लुक है उसकी सरजमीन के साथ, उसकी पहाड़ों के साथ, वहां पे निकलने वाली मादनियात के साथ। तो मिसाल दे रहा हूँ, ये एक हॉट इशू है, ठीक है। इसी तरह जब टीटीएन कॉर्पोरेशन वहां पे एक्सट्रैक्ट करती है रिकोडिक के अंदर, तो तब भी ये इशू बन जाता है कि ना सिर्फ ये कि आपके जो वफाक के मुलाजिम है वो, बल्कि एक फॉरेन कंपनी के मुलाजिम वो वहां पे जाके एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो उसके अंदर जो है वो अपना शेयर ज्यादा मानते हैं, ठीक है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की रिक्रूटमेंट्स के अंदर बलूचिस्तान का एक शेयर डिफाइंड है। वो हर नौकरियों, जब भी फेडरल की नौकरी आती है तो उसके अंदर उस डिफाइंड कोटे के तहत, शेयर के तहत उनको वो शेयर मिलता है। लेकिन इन दैट पर्टिकुलर केस, जहाँ पे इशू तब आएगा जब कोई सूबा किसी चीज को अपना हक समझेगा, ठीक है, और वफाक को जो है उसके साथ इख्तलाफ होगा। वफाक कहेगा नहीं, इसमें फेडरल की इंटरफेरेंस होनी चाहिए, तो ये यहाँ पे जाके फेडरलिज्म का पता लगता है। जो मैं अगली डेफिनेशन बताने लगूँ ना, उससे आपको अंदाजा होगा कि फेडरलिज्म तो थोड़ा सा मजीद क्लियर हो जाएगा। Mode of political organization that unites separate states or other polities within an overarching political system in a way that allows each to maintain its own integrity. ठीक है, अब इससे थोड़ा सा मजीद वाज़ेह हो जाएगा। It is a mode of political organization that unites separate states or other polities within an overarching political system. ये क्या करता है, ये एक ऐसा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सेपरेट स्टेट्स को या सेपरेट पॉलिटिक्स को यूनाइट कर देता है विद इन एन ओवरआर्चिंग पॉलिटिकल सिस्टम। इसके ऊपर एक ओवरआर्चिंग पॉलिटिकल सिस्टम होता है जो कि फेडरल गवर्नमेंट कह लें या नेशनल गवर्नमेंट आप कह लें, लेकिन उसके अंदर उसने यूनाइट भी किया हुआ है सेपरेट स्टेट्स को, सेपरेट यूनिट्स को, लेकिन वो हर, ये आखिरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, अलाउज ईच टू मेंटेन इट्स ओन इंटेग्रिटी। वो हर यूनिट को उसकी इंटेग्रिटी
जो है वो मेंटेन करने की इजाजत देता है। ठीक है, अब ये बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है और ये ब्रिटानिका की या मरियम वेबस्टर की दोनों डेफिनेशंस हैं। और इसने बड़े कमाल से ये कहा कि इसको हम लाइन नहीं डिफाइन कर सकते, कहीं भी लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते कि ये हक सूबे का है, ये हक वफाक का है, ठीक है, ये इसका हक है, ये उसका हक है, ये इस तरह डिफाइन नहीं किया जा सकता। हाँ, ऐसा सेटअप हो कि एक ओवर आर्किंग पॉलिटिकल सिस्टम हो कि जिसके अंदर हर जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है वो अपनी इंटेग्रिटी मेंटेन करे, उसकी इंटेग्रिटी को मेंटेन किया जाए। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट है फेडरलिज्म का। इसको आप आसान अल्फाज में ये कहें कि हर जो यूनिट है वो मुतमईन हो, वो समझे कि मेरी इंटेग्रिटी महफूज है, वो मुतमईन हो। मिसाल के तौर पे आपको मिसाल दूं तो जैसे इस वक्त करंट सेटअप के अंदर सिंध वफाक के साथ अक्सर झगड़े में रहता है। ठीक है, पंजाब उस तरीके से फेडरल के साथ झगड़े में नहीं रहता। ठीक है, तो ये जो इस तरह का जो हमारा जो सिस्टम बना हुआ है, अगर मैं समझो पंजाब की तरह के ही पांचों सूबे हों तो दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल फेडरल सेटअप। ठीक है, और अगर सिंध की तरह के ही पांचों सूबे हों, चारों सूबे हों, तो फिर दैट इज अ वेरी बैड फेडरल सेटअप। ठीक है, वो फिर कोई फेडरल सेटअप नहीं है। क्लियर है, बात समझ में आएगी? तो फेडरल सेटअप क्या होगा, उसके अंदर सारे यूनिट्स की इंटेग्रिटी को, उनकी ख्वाहिशात को मद्देनजर रख के एक ओवरआर्किंग पॉलिटिकल सिस्टम डिफाइन किया जाए। अब इंडिया की खूबसूरती ये यही समझते थे कि हमारी जो असल जो हमारी खूबी है डेमोक्रेसी की, उसके अंदर सारे कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स को जो है वो एक इंटेग्रिटी भी प्रोवाइड होती है, उन सारे कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स को अपने अपने डोमेन के अंदर आज़ादी हासिल है और वो फेडरल के साथ उनका किसी किस्म का झगड़ा नहीं है। ठीक है, ये इस चीज को एंजॉय करते थे इंडियन यूनियन। अब जो ये हमने स्टांस लिया है कि इंडियन जो फेडरलिज्म है वो रीडिफाइन हो रही है, तो ये इस स्टांस के हक में मैंने ये 2-3 बातें लिखी। जी नबील नवाज, आपका क्वेश्चन है, आप काइंडली क्वेश्चन कर लें, मैं आपको अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि फॉर एग्जांपल अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंट में या कंपोनेंट में या प्रोविंस स्टेट में किसी सूबे में फेडरल से अलग होने की कोई जो है वो कैंपेन चल पड़ती है, तो देखा तो ये जाता है कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो तो सूबे के अंडर आ रही है और जो हमारे आर्मी के विंग्स हैं, फॉर एग्जांपल रेंजर्स की बात करें, वो वफाक की तरफ से जाएंगी। तो जब वहां पे कोई ऐसा क्लैश होगा तो कॉन्करेंट लिस्ट में इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाएगा सर? अच्छा, ये अभी जरा एक सेकंड, अभी ऑनलाइन रहिएगा। जी सर। ये आपने पुलिस की क्या बात की, पुलिस सूबों के अंडर है? सर मैं कह रहा हूँ कि पुलिस, जिस तरह हमने सिंध में देखा था कि पुलिस जो हाँ थी वो सिंध गवर्नमेंट की बात मान रही थी फॉर एग्जांपल, और जो हाँ। रेंजर जो है वो वफाक की तरफ से आ रही थी। हम्म। तो अच्छा, कॉन्करेंट लिस्ट में इनका सर क्या हल होगा? मैं समझ गया आपकी क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, वो आपने 2 बातें किया। एक तो आपने कहा कि अगर कुछ सूबा अलहदगी की तहरीक वहाँ पे चलती है और वो अलहदा होना चाहता है तो उसके लिए क्या सेफ गार्ड है या क्या प्रोटेक्शन है। ठीक है, और दूसरी बात आपने ये की कि अगर एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट दे डू नॉट सी इन आई टू आई, या वो एक दूसरे के साथ एक पेज पे नहीं है, खासतौर पे लॉ इन्फोर्समेंट के हवाले से, तो फिर उसमें क्या होगा? जैसे सिंध में ये हुआ कि जब रेंजर्स को भेजा जाता तो फेडरल के नुमाइंदे थे तो सिंध गवर्नमेंट उनके साथ कंफर्टेबल नहीं होती थी, जबकि वो जो सिंध पुलिस है उसके साथ वो कंफर्टेबल थे। तो जो पहले आपका सवाल है कि उसका बड़ा सिंपल सा आंसर है कि जो फेडरल और प्रोविंस के दरमियान में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो उसको रिजॉल्व करने के पाकिस्तान में फोरम बने हुए हैं, जैसे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, उसका एक फोरम। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आर्बिट्रेशन में मामला जाए तो सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, तो अगर यहाँ से भी फिर फाइनेंशियल के अंदर और भी फोरम, जैसे नेशनल फाइनेंस कमीशन है। ठीक है, तो ये 2-3 फोरम्स हैं जहाँ पे सूबे और वफाक बैठ के अपने अपने इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं। जहां तक बात है सेपरेशन की या अलहदगी की, वो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे वो पाकिस्तान का चाहे इंडिया का, वो पूरी दुनिया का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन
सेपरेशन जो है, अलग है, उसको अलाउ नहीं करता। मैक्सिमम जो अलाउ किया जाता है वो ऑटोनॉमी को अलाउ, मैक्सिमम ऑटोनॉमी बट नॉट सेपरेशन। ठीक है, सेपरेशन को कोई भी कानून जो है वो अलाउ नहीं करता। ठीक है, और बल्कि जो इस सेपरेशन की उसके जो सेपरेशन की बात करते हैं उनके ऊपर जो है वो डिफरेंट आर्टिकल्स लग सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है कि मैक्सिमम ऑटोनॉमी बट नॉट सेपरेशन। मैक्सिमम ऑटोनॉमी वो आपने ऑफर करनी है लेकिन सेपरेशन ऑफर नहीं करनी। दूसरा जो आपने बताया कि फेडरल की और प्रोविंशियल की जो ये लॉ इन्फोर्समेंट है, इसके अंदर तो इसमें ये बात समझ लें कि जो लॉ इन्फोर्समेंट है प्राइमरीली अप टू द एक्सटेंट कि वो कोई बहुत बड़ा एक क्योटिक सिचुएशन ना बन जाए, वहां तक वो सूबाई गवर्नमेंट ने ही करना है। ठीक है, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपनी मदद के लिए अगर वो किसी जगह पे नाकाम रह रही है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में, तो वो अपनी मदद के लिए फेडरल से फौज को और रेंजर्स को और आर्मी को किसी को तलब कर सकती है। ठीक है, तो उसके लिए स्पेशल लॉज हैं। ठीक है, वो सिविलियन गवर्नमेंट की एड के लिए उसको तलब कर सकती है। तो यहाँ भी यही हुआ, सिंध गवर्नमेंट ने बेसिकली रेंजर्स को तलब किया फॉर देयर ऑन एड, कि जिसके अंदर कराची के अंदर से दहशतगर्दी खत्म करना था। अब जाहिर है अब उन्होंने तलब जब कर लिया, एक रेंजर्स को वहां पे बुला लिया, तो अब रेंजर्स कंट्रोल तो सिंध गवर्नमेंट नहीं करती, कंट्रोल तो उसको डीजी रेंजर्स करता है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंदर अंडर आते हैं। तो उसका कंट्रोल तो फिर भी वहीं से ही रहेगा, जाहिर है इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर ही रहेगा। लेकिन वो क्या है कि वो एक पर्पस है जिसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं मिलके, कि कराची के अमन का मसला है जो कि सूबाई गवर्नमेंट से हल नहीं हो रहा था, तो उन्होंने मदद मांगी है। ठीक है, अब वो अलग बात है कि उन्होंने वो खुद से मांगी या वो मदद उनके ऊपर इम्पोज की गई, वो एक अलग डिबेट है। ठीक है, लेकिन लीगली उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद डिमांड की कि ये रेंजर्स को यहाँ पे डिप्लॉय किया जाए। जहां तक पुलिस का ताल्लुक है, तो जो पुलिस होती है दैट इज नॉट अ प्रोविंशियल, एक्सक्लूसिवली प्रोविंशियल सब्जेक्ट, वो कोई एक्सक्लूसिव प्रोविंशियल सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस पॉलिसिंग में आपकी कस्टम्स भी आ जाती है, तो कस्टम्स तो फेडरल है। ठीक है, इसी तरह पॉलिसिंग में आपकी FIA भी आ जाती है, FIA भी फेडरल है, प्योरली फेडरल है। फिर आपकी पॉलिसिंग में PSP जो ग्रुप हमारा CSP का कैडर है, ठीक है, ये भी तो आपने देखे DPOs और SSPs और DIGs सूबों में यही है मोस्टली। ठीक है, तो ये भी पॉलिसिंग में आ जाते हैं, ये भी फेडरल का कैडर है। और जो नीचे बाकी पुलिस है, वो जैसे पंजाब पुलिस है, सिंध पुलिस है, KPK की पुलिस है, वो सारी की सारी वो रिक्रूटमेंट वो उनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स कर रही हैं, कांस्टेबल्स की, ASIs की, इंस्पेक्टर्स की, तो वो सारी की सारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स कर रही हैं। तो यहाँ पे ये एक मिक्सचर है। ठीक है, जाहिर है एक मुल्क है, तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का इस तरीके से मिक्सचर है। जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जैसे रेंजर्स हैं या मिलिट्री है, उनको स्वीडन गवर्नमेंट अपनी एड में बुला सकती है, अपनी मदद के लिए बुला सकती है, किसी खास पर्पस के लिए, खास मुद्दत के लिए। ठीक है, पॉक्सो के लिए आपको क्लियर है। थोड़ा सा मैं इसको आगे चलाता हूँ और फिर हम एक दो क्वेश्चन मजीद ले लेंगे। एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। अच्छा, अब ये फेडरलिज्म इंडिया की जो थी, इसको इस गवर्नमेंट ने नुकसान किस तरीके से पहुंचाया। नंबर 1 ने क्या काम किया कि आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया। आर्टिकल 370 इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल था, इसको एब्रोगेट क्यों किया और ये क्या देता था, ये देखते थे। ये J&K को, जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देता था ये आर्टिकल। इसके तहत जम्मू एंड कश्मीर बाकी सारी इंडियन यूनियन से सेपरेट एक एंटिटी कंसीडर किया जाता था। ठीक है, इसके एक स्पेशल हिस्ट्री की वजह से, और इसके अंदर ऑटोनॉमी दी गई थी जम्मू एंड कश्मीर को, एक्सेप्ट इन द डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन। क्योंकि ये आर्टिकल लिखता है कि जम्मू एंड कश्मीर की जो भी गवर्नमेंट होगी वो आज़ाद होगी सिवाय इन 3 इश्यूज के अंदर, जिसमें डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स है और कम्युनिकेशन है। इसके अलावा सारे के सारे उनके मैटर्स उनके अपने होंगे। ठीक है, अब ये बड़ी अच्छी बात है, देखा जाए तो बड़ा 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 खुशअस्लूबी से ये मामला तय होता लग रहा है कि डिफेंस जाहिर है फेडरल गवर्नमेंट के पास चला गया, फॉरेन अफेयर्स फेडरल गवर्नमेंट के पास चले गए, कम्युनिकेशन वहाँ पे सड़कों की बनानी है, मोटरवेज बनानी है, वो फेडरल गवर्नमेंट बना के देगी। बाकी वहाँ के हेल्थ के इशूज हैं, एजुकेशन के इशूज हैं, वो उनकी अपनी गवर्नमेंट चलाएगी। ठीक है, उनकी रिक्रूटमेंट्स अपनी अपनी गवर्नमेंट चलाएगी। आपको पता है AJK में हमारा जो आज़ाद कश्मीर है उसमें एक ये डिफरेंस है कि उनकी ज्यादातर रिक्रूटमेंट्स उनकी अपनी होती हैं। ठीक है, पुलिस के अंदर भी सिवाय IG के
सिवाय आईजी के उनकी पूरी पुलिस उनकी लोकल होती है, ठीक है। सिवाय चीफ सेक्रेटरी के उनकी ज्यादातर ब्यूरोक्रेसी भी उनकी अपनी है, ठीक है। तो ये एक मैक्सिमम ऑटोनॉमी का एक सिंबल होता है। इसी तरह उनके इंडियन कश्मीर के अंदर भी ये कि वहां पे भी डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन के अलावा सारा कुछ डिवॉल्व करके जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट को दिया गया था। अब जब ये आर्टिकल आपने खत्म किया तो आपने क्या किया, बेसिकली दो काम किए। एक तो आपने वो स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया जम्मू एंड कश्मीर का। जब आपने स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया तो अब इंडियन गवर्नमेंट के इंडियन यूनियन का पार्ट बन गया वो, जैसे बाकी स्टेट्स उसका पार्ट है, ठीक है। जब आपने ये कह दिया कि ये स्पेशल नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो जर्नल है जिस तरह बाकी स्टेट्स हैं। आपने ये भी नहीं कहा कि ये आज से सूबा होगा इसका या आज से पार्ट होगा। जस्ट बाय एब्रोगेटिंग दिस आर्टिकल 370 आपके कहने का मकसद यही है कि ये अब इसका कोई स्पेशल हैसियत नहीं है, जिस तरह बाकी स्टेट्स हैं उसी तरह ये एक स्टेट इंडिया की है। दूसरा उसका क्या इफेक्ट हुआ कि वो जो ऑटोनॉमी जो इंडियन उसको मिल रही थी जम्मू एंड कश्मीर को, वो ऑटोनॉमी खत्म हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अब जो इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर, डिफेंस तो खैर पहले भी इंडिया का ही था, अब जो इंडिया का हेल्थ मिनिस्टर है फेडरल गवर्नमेंट का, वही कश्मीर के हेल्थ अफेयर्स को देखेगा, ठीक है। जो इनका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर है वही वहाँ की साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इशू देखेगा। जो इनके एजुकेशन के अफेयर्स देख रहा है फेडरल गवर्नमेंट के, वही जम्मू एंड कश्मीर के इन अफेयर्स को देखेगा, ठीक है। तो अब प्रैक्टिकली इनके सारे जो इदारे हैं वो प्रैक्टिकली सारे के सारे फेडरल गवर्नमेंट के पास चले गए, जो कि पहले डिफाइन नहीं किए हुए थे, सारे के सारे फेडरल गवर्नमेंट के और फेडरल मिनिस्टर्स के अंडर में चले गए, ठीक है। तो एक तो ये हुआ। अब दूसरी एक और चीज भी हुई जिसके ऊपर जरा कम लोगों को इंफॉर्मेशन है, लेकिन वो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 335A 35A भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था, बल्कि ये इसको बाद में ऐड किया गया था आर्टिकल 370 के अंदर ही, तो ये उसका पार्ट ही था, इसको भी खत्म किया गया। ये आर्टिकल 335A कहता क्या था, ये डिफाइन करता था परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को, कि जम्मू एंड कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट्स कौन है। अब इसकी एक रीजन लॉजिक जो है वो आप इसको कोरिलेट करेंगे पैलेस्टाइन के साथ। पैलेस्टाइन में क्या किया गया, वहां के जो परमानेंट रेजिडेंट्स थे, परमानेंट रेजिडेंट्स की हैसियत को बदला गया बाय आर्टिफिशियल मीन्स। आर्टिफिशियल तरीकों से उनके जो परमानेंट रेजिडेंट्स हैं उसकी हैसियत को बदला गया। एक मेजॉरिटी जो मुस्लिम्स की थी उसको माइनॉरिटी में कन्वर्ट किया गया। हमने ये देखा ना कि एक मेजॉरिटी स्टेट थी वो माइनॉरिटी में कन्वर्ट होके, और उसके बाद उसकी स्टेट की हैसियत ही खत्म होगी। महज एक ऑब्जर्वर स्टेटस उनको यूनाइटेड नेशंस का एक सिर्फ ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया है। पैलेस्टाइन को कोई स्टेट की हैसियत हासिल नहीं है, उसका जो स्टेटस है इस वक्त वो ऑब्जर्वर का हैसियत है, यानी वो यूएन के इजलास में आते तो उनके नुमाइंदे हैं, लेकिन मेंबर्स के तौर पर नहीं, ऑब्जर्वर्स के तौर पे, ठीक है। इसी तरह जो जम्मू एंड कश्मीर है इसकी भी डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश की जा रही है। और जब आप परमानेंट रेजिडेंट्स को डिफाइन नहीं करेंगे कि कौन है यहाँ का परमानेंट रेजिडेंस, अपने हाथों आप सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लाके और नेशनल रजिस्टर को लाके आप सारे सिटीजन को रजिस्टर करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट को आप ये अलाउ नहीं करते, ठीक है, कि वो अपने परमानेंट रेजिडेंट्स का या वो अपने सिटीजन का काउंट रख सके। उसको भी तो ये हक हासिल है कि वो अपने परमानेंट रेजिडेंट्स को जो इंटैक्ट है वो रखे, ताकि उसकी डेमोग्राफी ओवर द टाइम तब्दील ना की जा सके, ठीक है। तो जब आर्टिकल 35 में परमानेंट रेजिडेंट्स को डिफाइन करता रहा, जब आपने इसको खत्म किया तो इसका मतलब ये है कि अब आपके नजदीक जम्मू एंड कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट्स कोई भी नहीं है, ठीक है। अब आपके नजदीक वहां के कोई परमानेंट रेजिडेंट नहीं है, ओके। दूसरा ये आर्टिकल 35 में देता था स्पेशल राइट्स, जैसे एम्प्लॉयमेंट के, मैंने जैसे पहले बात की, एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, सेटलमेंट, स्कॉलरशिप, कि ज्यादा एम्प्लॉयमेंट किसको मिलेगी, स्कॉलरशिप्स किसको मिलेंगे, एड ज्यादा किसको मिलेगी, या सेटलमेंट का अख्तियार किसको है, प्रॉपर्टी खरीदने का अख्तियार किसको है, ये सारी चीजों की डिटेल बताता था ये आर्टिकल 35 है। तो जब आपने इसको एब्रोगेट कर दिया तो आपने जो स्पेशल राइट्स दिए हुए थे जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को, वो स्पेशल राइट्स आपने खत्म कर दिए, ठीक है। अब इन दो चीजों का दो कम्युनिटी इफेक्ट क्या आया कि ना तो वहां के कोई परमानेंट रेजिडेंट है
ना वहां के कोई स्पेशल राइट्स हैं, ठीक है, ना वहां के कोई परमानेंट रेजिडेंट्स हैं और ना वहां पे रहने वाले लोगों के कोई स्पेशल राइट्स हैं। अब जो मैं अगली बात करूंगा उससे आपको इनका वो सारा जो गेम है वो खुल के समझ में आ जाएगी। और वो अगली बात है ये जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन ऑर्डर 2020, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन ऑर्डर 2020। ये जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑर्डर है ये क्या करता है, ये जो इन्होंने प्रोमलगेट किया है पिछले साल, ये कहता है, इसको जरा गौर से सुनेंगे तो आपको पिछले दोनों को एब्रोगेट करने की समझ में आ जाएगी। इस ऑर्डर के तहत अ डोमिसाइल कैन बी इशूड टू, यानी जम्मू एंड कश्मीर का डोमिसाइल इशू किया जा सकता है, कैन बी इशूड टू हु स्टेड फॉर 15 इयर्स। कोई भी बंदा, कोई भी किसी भी नेशनलिटी का हो, इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, कश्मीर का हो, जहां का भी हो, अगर वो 15 साल वहां पे रहा है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, वो किसी तरह साबित कर रहे हैं, मतलब वो कोई किसी इदारे का सर्टिफिकेट ला के प्रोड्यूस कर दे कि मैं इस इदारे में 15 साल मुलाजमत की है, ठीक है, इसका मतलब है वो 15 साल वहां पे रहा है, तो वो एलिजिबल है इस जम्मू एंड कश्मीर की सिटीजनशिप के लिए। अब देखिए ये इसके अंदर कितने लोग, इस कैटेगरी में कितने लोग आ जाएंगे, क्या वहां पे हिंदूज को, अगर उनका सपोज कोई डेमोग्राफी चेंज करने का प्लान है, तो क्या इंडियंस को, हिंदूज को वो जाली सर्टिफिकेट्स नहीं प्रोवाइड कर दिए जाएंगे जो ये शो करेंगे ये 15-15 साल यहाँ पे रहते रहे हैं, या सपोज ना भी प्रोवाइड करें जाली सर्टिफिकेट्स, आज अगर वहां पे आप 50-60 लाख हिंदू ला के वहां पे बिठा देते हैं, कैंप्स में बिठा दें, उनकी सेटलमेंट्स बना दें वहां पे, तो आज से 15 साल के बाद, ठीक यानी 2035 के अंदर वहां पे एक गालिब मेजॉरिटी हिंदूज की होगी जो इस रीऑर्गेनाइजेशन ऑर्डर के तहत एलिजिबल होंगे फॉर अप्लाइंग द सिटीजनशिप, वो डोमिसाइल ले सकेंगे और फिर आगे उनकी जनरेशन, उनकी नस्लें, उनके बच्चे उस डोमिसाइल के लिए एलिजिबल होंगे, उनके डोमिसाइल भी जम्मू एंड कश्मीर के बनेंगे। तो लिहाजा मुस्लिम मेजॉरिटी को बड़े इजीली इस शिप के तहत माइनॉरिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ तक अगर बात समझ में नहीं आई तो आप हैंड रेज कर दें, मैं आपको माइक दूंगा। जी मुझे अंदाजा है कल कुछ स्टूडेंट्स नहीं थे, मैं इस लेक्चर के एंड पे आज इसको जल्दी कंक्लूड करके 2 पॉइंट्स हैं और इसको पूरे को समराइज कर देता हूँ। अभी हम थोड़ा सा स्लो जानबूझ के जा रहे हैं क्योंकि शुरू के लेक्चर्स हैं। दूसरा ये क्या करता है, डोमिसाइल कैन बी इशू टू हु स्टडीड फॉर 7 इयर्स एंड डिड मैट्रिक एंड इंटर देयर, यानी ऐसा शख्स जो वहां पे 7 साल के लिए रहा प्लस उसने वहां पे मैट्रिक किया और इंटर किया, ठीक है। अब ये भी बड़ी अजीबोगरीब सी बात है जी। मैं आपका क्वेश्चन ले लेता हूँ। आप ये जो रेज हैंड है ये कर दिया करें तो मैं आपका माइक खोल दूंगा और आपका क्वेश्चन ले लेंगे। आप अगर हैं तो आप ये इनके माइक्स को अनम्यूट कर दें काइंडली, क्योंकि मुझे ये सारे पार्टिसिपेंट शो नहीं हो रहे। जी नाज़िम। सर वो पिछले वाला जो आर्टिकल आप बता रहे थे ये तो क्लियर है, लेकिन जो पहले 2 आपने वो ऑर्गेनाइजेशन वाले बताए थे, ऑर्गेनाइजेशन वाले कौन से? सिटीजन ये 2 350 जी शुरू में 370 और 35 है जी, अगर थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। अभी थैंक यू। तो ये जो 370 आर्टिकल था ना, ये आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया है, वो सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 370, जरा बहुत से सुनिएगा, एक स्पेशल स्टेटस देता है जम्मू एंड कश्मीर को, एक स्पेशल स्टेटस। स्पेशल स्टेटस का मतलब ये है कि ये इंडिया की बाकी जो स्टेट्स हैं उन जैसा नहीं है, जो इंडिया के बाकी सूबों से डिफरेंट है, ठीक है।
ये क्यों किया गया था? क्योंकि उस वक्त एक वॉर लाइक सिचुएशन थी। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस वक्त कश्मीर के अंदर मुजाहिदीन एंटर हुए थे और बड़ा काफी सारे एरिया कर चुके हुए थे। तो कश्मीर के लोगों को एक पाकिस्तान के साथ उस वक्त मिलने की ख्वाहिश थी। वो सिर्फ हिंदू राजा ने वो एक्सेशन साइन किया था। तो उन लोगों को पैसिफाई करने के लिए ये इस तरह के स्पेशल 2-3 आर्टिकल डाले गए थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कश्मीरी लोगों को मुतमईन करने के लिए। उसमें से एक ही आर्टिकल 370 और ये 335A था। 370 में उसको कहा गया कि इसका एक स्पेशल स्टेटस है, हम आपके अंदर मामलात में इंटरफेयर नहीं करेंगे, सिर्फ डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के पास होगी, बाकी सारा कुछ आपके पास होगा। ठीक है, ये 370 में कहा गया। 35A में क्या कहा गया कि परमानेंट रेजिडेंट को डिफाइन किया गया कि कौन कौन जम्मू एंड कश्मीर का परमानेंट रेजिडेंट होगा। जाहिर है जो लोग उस वक्त रेजिडेंट थे कश्मीर के, उन्हीं के बेस पे क्राइटेरिया को बनाया गया था और उनको ये हक दिया गया था कि वही परमानेंट रेजिडेंट कहलाएंगे। ठीक है, बाद में आने वाले कभी भी इसके परमानेंट रेजिडेंट्स नहीं कहला सकते। ठीक है, ये भी एक किस्म की उनको फेवर थी, उनको पैसिफाई करने की, और उनको स्पेशल राइट्स भी दिए गए। बाकी इंडियन स्टेट्स के अंदर वो राइट शायद नहीं है जो कि यहाँ इनको दिए गए, यानी इनको एम्प्लॉयमेंट सारी की सारी इनकी अपनी खुद मैनेज करें। एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी वहाँ पे गैर कश्मीरी प्रॉपर्टी नहीं ले सकता। ठीक है, ये राइट कोई छोटी बात तो नहीं है। बाकी स्टेट्स जिस मर्जी में इंडियन नेशनल जाके प्रॉपर्टी खरीद सकता है, लेकिन कश्मीर में जाके नहीं खरीद सकता। ठीक है, सेटलमेंट वहाँ पे अपनी परमानेंट नहीं बना सकता। वहाँ पे उनकी जो गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप्स हैं उसके अंदर किसी और स्टेट के लिए कोटा नहीं होगा। ठीक है, उनकी जो अपनी गवर्नमेंट की एड है वो उन्हीं के लोगों के लिए होगी। तो ये सारे एक्सक्लूसिव राइट्स हैं ना। बाकी स्टेट्स के अंदर ठीक है फेडरलिज्म है, लेकिन इस तरह के स्पेशल स्टेटस बाकी और इंडिया के किसी स्टेट को हासिल नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों आर्टिकल्स को एब्रोगेट करने का मतलब क्या है कि ये जो 4 चीजें हैं, 2 ऊपर वाली 2 नीचे वाली, ये चारों चीजें खत्म। यानी स्पेशल स्टेटस भी खत्म, ऑटोनॉमी भी खत्म, परमानेंट रेजिडेंट का स्टेटस भी खत्म, और स्पेशल राइट्स का जो वो एक है वो भी खत्म। तो ये चारों चीजें खत्म करके ये नया ऑर्डर नाफिज किया गया। मैं भी आपका क्वेश्चन ले लेता हूँ, बस इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर लो। सेकंड क्या है, हु स्टडीड फॉर 7 years and did मैट्रिक एंड इंटर देयर। अब आपको पता है कि मैट्रिक और इंटर का सर्टिफिकेट बनवा लेना किसी स्कूल के कोई डिफिकल्ट काम नहीं है शायद इंडियन गवर्नमेंट के लिए, अगर उनकी कोई मेलाफाइड है इसमें। अच्छा, थर्ड पे क्या है, द चिल्ड्रन ऑफ द वन हु सर्व्ड देयर फॉर 10 years। अब ये सबसे ज्यादा खतरनाक शिक है, यानी कोई भी आदमी जो जिसने वहां पे 10 साल काम किया है उसके बच्चे। ठीक है, यानी कितने लोग होंगे जिन्होंने वहां पे कोई ना कोई एम्प्लॉयमेंट की होगी कश्मीर। वहां पे टूरिज्म इंडस्ट्री है उनकी और माइंस से रिलेटेड उनके काम है, उनके फिशरी से रिलेटेड चीजें हैं। तो वहां पे पता नहीं कितने लोगों ने जाके एम्प्लॉयमेंट की होगी। ठीक है, तो वो उस एम्प्लॉयमेंट के बदले 10 साल अगर किसी ने वो की है तो वो, और उस एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस क्या है, उसके लिए जाली सर्टिफिकेट बनाना कोई आसान काम, कोई मुश्किल काम तो नहीं है। मसलन मैं बताऊं कि ये मेरी कंपनी थी, इसके अंदर ये 10-15 बंदे जो हैं ये इतने ऐसे काम कर रहे थे, तो ये कोई मुश्किल काम तो नहीं है, मैं एक प्राइवेट सर्टिफिकेट जारी कर दूं। फिर पर्सन रजिस्टर्ड एज माइग्रेंट बाय रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमीशन। अब ये रिलीफ एंड, इसमें अब एक और कमीशन बनाया जाएगा, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमीशन, और उसके अंदर जो बंदा रिफ्यूजी का, जिसका माइग्रेंट का स्टेटस है, वो भी इस ऑर्डर के तहत डोमिसाइल हासिल कर सकता है। ठीक है, अब ये भी बड़ी अजीबोगरीब सी वो कमीशन जो है उसकी क्या कंपोजिशन होगी, उस कंपोजिशन के अंदर के, तो वो अगेन एक बड़ा डिबेटेबल है। क्या वो फेडरल गवर्नमेंट उसको ओवर पावर नहीं करेगी, खास तौर पर उस वक्त जिस वक्त के सारे फेडरल मिनिस्टर्स उनके वो वहां से कंट्रोल कर रहे हैं पूरे कश्मीर को। तो क्या वो ये कमीशन ऐसा होगा कि जिसको सिर्फ और सिर्फ कश्मीरियों पे मुश्किल बना देंगे? तो ऐसा तो नहीं होगा, तो इसमें भी मेलाफाइडी होगी डेफिनेटली। तो खैर इन शॉर्ट समझने की सिर्फ ये बात है कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन ऑर्डर से वो क्या चाहते हैं कि इस खित्ते की जो एक डेमोग्राफी है उसको चेंज कर दिया जाए। ये लास्ट पॉइंट में यही लिखा हुआ है कि चेंज ऑफ डेमोग्राफी एंड जियोग्राफी। इसको वो क्या कहते हैं, इंटरनलाइजेशन ऑफ कश्मीर, कि कश्मीर को इंटरनलाइज कर लिया जाए, इसको ज्योग्राफिकली इंटरनलाइज कर लिया जाए, इंडियन स्टेट के साथ मिला दिया जाए। ठीक है, अच्छा इसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक
पांचवा जो इस वक्त उनके उसके अंदर गालिब एक थीम नजर आता है, वो क्या नजर आता है कि स्टेट पैटर्नाइज कर रही है नॉन स्टेट एक्टर्स को, स्पेशली द वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स। जो इस वक्त इंडिया की पॉलिटी है या उनकी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, उसमें एक बड़ा गालिब रंग ये नजर आता है कि उनकी स्टेट पैटर्नाइज कर रही है नॉन स्टेट एक्टर्स को, और खासतौर पे वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स को। जैसा कि बीजेपी के स्टूडेंट विंग्स हैं, कुछ वायलेंट हैं, फिर आरएसएस उसका स्टूडेंट विंग बड़ा वायलेंट है। तो इस तरह के वायलेंट जो वायलेंट एलिमेंट्स हैं उनको स्टेट पैटर्नाइज कर रही है, ठीक है। इसके लिए आप एविडेंस के तौर पे जो JLNU इंसिडेंट है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का जो इंसिडेंट है, इसको कोट कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये जो मॉब लिंचिंग वगैरह इस तरह की बेशुमार एग्जांपल्स हैं, वो सारी आप इस पॉइंट के आगे कोट कर सकते हैं कि स्टेट स्पॉन्सर कर रही है। फिर इसमें आप गुजरात का लिख सकते हैं कि गुजरात के अंदर चूंकि चीफ मिनिस्टर मोदी था और वो वहां पे पैटर्नाइज कर रहा था, तो अब चूंकि फेडरल गवर्नमेंट में है तो वो प्राइम मिनिस्टर हो गया, वही पैटर्नाइज कर रहा है, ठीक। तो इस तरीके से ये हमारे 5 पॉइंट्स के अंदर और उनकी कुछ डिटेल के अंदर एक ओवरआर्किंग सा मैंने आपको व्यू दे दिया है कश्मीर का, इंडिया की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसका। अब आप ये जरा देखें कि अगर ये 2 पेज इस तरीके से आपके पास हों, ठीक है, और आप एग्जाम की रात बैठ के सिर्फ इन 2 पेजेस को और इनके ऊपर नीचे की जाने वाली अंडरलाइन चीजों को रिवाइज करके चले जाएं, तो मैं आपको पूरी एश्योरिटी के साथ कहता हूँ कि आप बहुत सारे एस्पिरेंट से, बेशुमार कैंडिडेट से बेहतर पोजीशन में होंगे। कि जो हमारा 2 दिन लेक्चर देने का मकसद कोई आपके ऊपर कोई वो बाकायदा सिलेबस को कवर करना नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ इसमें एक बता रहे हैं कि हमारा एक पढ़ाने का तरीका का क्या होगा और उसका आपको फायदा क्या होगा, ठीक है। आप खुद भी ये एफर्ट कर सकते हैं, व्हाई नॉट कि आप खुद भी इस पे करें, ठीक है। टीचर का काम क्या है कि वो आपको गाइड करता है, आपको एक रेडीमेड जो है वो चीजें कुछ थोड़ी सी कंसोलिडेट करके मिल जाती है, ठीक है। तो अब ये सिर्फ 2 पेज हैं, ये एक पेज ये और ये दूसरा पेज, ये 2-2.5 पेजों के ऊपर जो लिखी हुई चीजें हैं इसको आप प्रिंट आउट कर लें, इसको आप नोट डाउन कर लें और ये आपके साथ उसामा शेयर भी कर देंगे। इन 2.5 पेजेस के साथ आपको इंडिया की इंटरनल पूरी और तकरीबन 2-2.5 पेजेस में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कवर करेंगे, तो ये आपके 2 पूरे क्वेश्चंस हैं। और आप यकीन माने जितना आपने नॉलेज आपके पास होगा वो आपको एक्सप्रेस करने का पूरा मौका मिलता है। ये लाजमी नहीं कि इसी तरह से ही एक क्वेश्चन आएगा कि इंडिया के डोमेस्टिक इश्यूज के ऊपर आप कोई नोट लिखें, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा क्रिटिकल एनालाइज करने का, वो पता नहीं क्या क्वेश्चन किस एंगल से पूछ लेगा, ठीक है। लेकिन कंटेंट यही है, चीजें यही है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स यही है, ठीक है। यही कॉन्स्टिट्यूशनल इवेंट्स हैं इंपॉर्टेंट जो वहाँ पे हुए हैं, ठीक है। यही जो इनके जो मेन एक्शंस हैं जिनको मैंने हेडिंग्स के अंदर डिफाइन किया है, वो यही काम है। सिर्फ एक छोटा सा व्यू उन लोगों के लिए जो कल नहीं आए थे, जिन्होंने ये शुरू से नहीं अटेंड किया था, मैं इसको सिर्फ जल्दी से 2-3 मिनट के अंदर रिकैप कर देता हूँ। पहला पॉइंट हमारा ये था कि डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट जो कि इंटैक्ट है, क्योंकि प्रॉपर इलेक्शन से आई है ये गवर्नमेंट, 2014-19 के इलेक्शंस में आई है। और मैंने ये भी बताया कि देयर आर चेक्स अगेंस्ट इंक्लूजन इन पॉलिटिकल एरिना। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ये 2 आर्टिकल्स हैं ऐसे जो कि उसको उसके आगे बंद बांधते हैं किसी भी किस्म की मिलिट्री इन्वेजन के या किसी भी किस्म की बिड अगेंस्ट डिसरप्टिंग द पॉलिटिकल सेटअप। डिस्टिंग्विशिंग के इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ एंड ऑर्डर की पावर्स को और मिलिट्री पावर्स को अलग-अलग डिफाइन किया गया है, ठीक है। इनके अंदर डिफरेंस किया जाता है। मिलिट्री पावर्स एक्सरसाइज करेगी आर्मी, और वो कहाँ पे एक्सरसाइज करेगी? ऑन द बॉर्डर्स। लॉ एंड ऑर्डर की पावर्स कौन एक्सरसाइज करेंगे? लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, और उनको कौन कंट्रोल करेगी? फेडरल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स, और वो कहाँ पे एक्ट करेंगी? विद इन द एरियाज, विद इन द स्टेट्स एंड विद इन द सिटीज, वो वहाँ पे करेंगी। दूसरी क्या बात की थी कि 352 और 356 ये डिफाइन कर देता है कि नॉर्मल सिचुएशन क्या होगी और इमरजेंसी सिचुएशन क्या होगी। तो जिस तरह यहाँ पे बाज़ दफ़ा इमरजेंसी सिचुएशन का सहारा लेके और मार्शल लॉज नाफिज कर दिए जाते हैं, तो वहाँ पे क्लियरली डिफाइंड है कि इमरजेंसी सिचुएशन क्या होगी, और वो डिफाइन कौन करेगा? उनकी नेशनल गवर्नमेंट, ठीक है। तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई, और फिर उसमें सुप्रीम कोर्ट का चेक भी है, ठीक है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई और किसी इदारे का सरबराह उठ के वो ये कह दी कि ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है, लिहाजा कॉन्स्टिट्यूशन को नल एंड वॉइड किया गया, ठीक है। ऐसा नहीं है।
इन्होंने इसके अंदर ही डिफाइन कर दिया कि इमरजेंसी सिचुएशन कौन कौन सी हो सकती है। अच्छा, फिर इसके अंदर ये बताया था कि देयर इज अ सेकंड पॉइंट, क्या बताया था कि देयर इज अ फाशिस्ट चेंज इन द मोदीज रिजीम। आप अपने क्वेश्चंस को थोड़ा सा होल्ड ऑन कर ले, मैं 2 मिनट में इसको रिकैप करके आपके क्वेश्चंस ले लेता हूँ। स्पेसिफिकली अगर इसी के रिलेटेड हो तो बेहतर होगा। फाशिस्ट चेंज का मतलब क्या था कि मोदी की गवर्नमेंट फाशिज्म की तरफ जा रही है। फाशिज्म के कुछ कैरेक्टर्स हैं जिस पे मैंने कोशिश की कि ये दिखाऊं कि मोदी की गवर्नमेंट पूरा उतरती है। पहला क्या कैरेक्टर है? टोटलिटेरियनिज्म। तो टोटलिटेरियनिज्म क्या होती है? ऐसी गवर्नमेंट जो कि सेंट्रलाइज करे इख्तियारात को अपने पास मुर्तकिज करने की कोशिश करे। तो मोदी की गवर्नमेंट ने जो ये कोशिश की नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाने की, वो आल्दो के सुप्रीम कोर्ट ने उसको 99th अमेंडमेंट को नल एंड वॉइड करार दे दिया था, लेकिन बहरहाल ये एक टोटलिटेरियन एम्बिशन उसका जरूर था। उसके मुताबिक वो क्या करना चाहता था कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट को सेंट्रलाइज किया जाए, उनकी अपॉइंटमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करे। तो एग्जीक्यूटिव के मतहत जुडिशरी को करने की ये कोशिश की जा रही थी। दूसरा, तो ये भी एक किस्म की फाशिज्म है, फाशिज्म का एक कैरेक्टर है। दूसरा फाशिज्म का कैरेक्टर क्या है कि सोशल जस्टिस नहीं होता उसके अंदर मुख्तलिफ तबकों के दरमियान में कोई बराबरी नहीं होती। वो किसी तबके को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, किसी के साथ जुल्म किया जाता है। तो इंडिया की गवर्नमेंट के अंदर भी यही है। जैसे वहाँ पे कम्युनल राइट्स हैं, कम्युनल वायलेंस के इंसिडेंट्स हैं, अभी दिल्ली राइट्स हैं, तो ये सारी की सारी क्या शो करती हैं कि वहाँ पे सोशल जो अनरेस्ट है वो भी मौजूद है। अगला पॉइंट क्या था कि सुपर नेशनलिज्म होता है फाशिज्म के अंदर। सुपर नेशनलिज्म क्या होता है कि एक्सट्रीम टाइप की नेशनलिज्म, एक्सट्रीम टाइप की नेशनलिज्म। ये अगर आप अपनी स्क्रीन पे पिंच इन करेंगे तो आपको ये जूम भी हो जाएगा। जो ये सारा नजर आ रहा है, ये आप अगर स्क्रीन पे पिंच करेंगे तो आपको ये जूम भी हो जाएगा। अच्छा, सुपर नेशनलिज्म जो है वो क्या है? एन एक्सट्रीम और फैनेटिकल लॉयल्टी टू डिवोशन टू अ नेशन। अब इंडिया के अंदर 2 तरह का नेशनलिज्म जो है वो सुपर नेशनलिज्म में कन्वर्ट हो चुका है, एक हिंदू नेशनलिज्म, एक इंडियन नेशनलिज्म। हिंदू नेशनलिज्म का मैंने बताया था कि बेस क्या है? क्रीड, अकीदा और हिंदू रिलीजन, ठीक है। और इंडियन नेशनलिज्म की बेस क्या है? ज्योग्राफी या उनकी जो जमीन है, जो खिता है, ठीक है। तो वो इंडियन नेशनलिज्म क्या कहता है कि जो इस खिते का रहने वाला है वो हमारा नेशनल है, वो हिंदुस्तान में रहने का हक रखता है। जो बाहर से आए हैं, चाहे वो मुसलमान है चाहे वो क्रिश्चियन है, वो इस खिते के रहशी नहीं है। हिंदू नेशनलिज्म क्या कहता है कि जो हिंदू नहीं है वो इस खिते का बासी नहीं है, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, ठीक है। तो ये अब दोनों तरह की जो नेशनलिज्म है वो उसके अंदर मौजूद है इंडियन बीजेपी की गवर्नमेंट के अंदर। तो ये भी एक किस्म की फाशिज्म है। फिर पॉपुलिज्म का बताया था कि पॉपुलिज्म क्या होता है कि ऑर्डिनरी पीपल, आम लोगों को किसी एक नारे के ऊपर इकट्ठा करके, चाहे वो नारा सही या गलत है, एक हिजान बर्पा कर देना और उनको ये बताना कि जी कोई आपके मफादात के खिलाफ लोग बैठे हुए हैं, वो आपको लूट रहे हैं, आपने उनके खिलाफ खड़े हो जाना है। जैसे मोदी ने किया, मोदी ने क्या कहा उनको भी कि आप तो बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर थे, आपको एक्सप्लॉइट किया गया, आपको बैकवर्ड रखा गया, तो इंडिया की जो इतनी पॉपुलेशन है और बड़ा पोटेंशियल है, तो मैं वो हूँ जो कि आपके लिए मसीहा बनूंगा और मैं आपके इकोनॉमिक पोटेंशियल को दुनिया को रियलाइज कराऊंगा और आपको सुपर पावर बनाऊंगा, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक रिवाइवल के स्लोगन्स लगाए गए, ठीक है। फिर चौकीदार आइडियोलॉजी, फिर इलेक्शन की विक्ट्रीज, वो सारा कुछ शो करती है कि उसने काफी इंडियन की आवाम को अपने पीछे लगा लिया। यानी हमने ये कह दिया, उसके ऊपर लेबल लगा दिया कि वो एक पॉपुलिस्ट लीडर है, ठीक है। वो एक पॉपुलिस्ट लीडर है, जैसे दुनिया में और बड़े पॉपुलिस्ट लीडर हैं, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप एक पॉपुलिस्ट लीडर है, ठीक है। इसी तरह नेदरलैंड्स का भी मेरे उनका नाम नहीं आ रहा, वो फ्रांस की जो थी, जो इलेक्शन में हार गई थी, वो पॉपुलिस्ट थी। फिर ये हमारे खान साहब एक किस्म का पॉपुलिज्म था, लेकिन वो फाशिज्म इस वजह से नहीं कि फाशिज्म के और काफी सारे कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो फिर अगला कैरेक्टर फाशिज्म का है रेसिज्म, वो भी इंडियन कम्युनिटी के अंदर मौजूद। फिर ऑपोजिशन ऑफ पॉलिटिकल एंड कल्चरल लिबरलिज्म, वो आप बेहतर समझते हैं कि इरोजन ऑफ द सिविल लिबर्टीज, वो भी इंडियन गवर्नमेंट में। तो ये सारा कुछ ये शो कर रहा था कि इंडियन गवर्नमेंट की जो मोदी रिजीम है इसके अंदर एक फाशिस्ट चेंज है, क्योंकि जो फाशिज्म के कैरेक्टर्स हैं उसको ये पूरा कर रही है। फिर तीसरा पॉइंट क्या बताया था कि डाउनफॉल ऑफ इंडियन सेक्युलर ट्रेडिशंस। सेक्युलरिज्म जो है वो इंडिया का एक खासा रहा है, वो बताते रहे कि जी हम बड़े सेक्युलर हैं और बड़े इसी फखर करते रहे।
सेकुलरिज्म की डेफिनेशन देख लेते हैं। मैंने ये इसमें ये स्टांस लिया कि इनके सेकुलर ट्रेडिशंस अब गिरावट का शिकार है। तो सेकुलरिज्म क्या है? एनी मूवमेंट इन सोसाइटी डायरेक्टेड अवे फ्रॉम अदर वर्ल्डली लेंस टू लाइफ ऑन अर्थ। मजहब और सियासत में डिफरेंस किया जाए, इनके दरमियान में तफरीक की जाए, ये सेकुलरिज्म है। ये इंडियन गवर्नमेंट कहती थी, वो कहते हैं हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ जितने मुसलमान रह रहे हैं वो आपके पाकिस्तान से भी ज्यादा रह रहे हैं, या ईसाई हैं, सिख हैं, बहुत सारे कौम रह रही है, तो यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लेकिन ये है कि उसमें फर्क तो पड़ा। अब जो इन्होंने हिंदुत्व का सोशल एजेंडा दिया, हिंदुत्व का एक सोशल एजेंडा दिया, जिसके अंदर उन्होंने हमारे दूसरे मजहब वालों के फैमिली लॉज को छेड़ना शुरू कर दिया, उनके सोशल लॉज को छेड़ना शुरू कर दिया। जैसा कि उन्होंने जो इंस्टेंट डाइवोर्स की प्रैक्टिस मुसलमानों के यहाँ है, इसके ऊपर अपना सजा नाफिज कर दी, इसको क्रिमिनलाइज कर दिया। फिर जो वहां पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, ठीक है, जिसकी आज बात की है, कि जिसके अंदर उन्होंने मजहब को आपके स्टैट्यूटरी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, यानी जो एक्ट्स हैं उसके अंदर लाके डालना शुरू कर दिया मजहब को। तो वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन का और आपके लॉज का पार्ट बनाना शुरू कर दिया। तो जो ये करेगा वो सेक्युलर तो नहीं होगा। इसमें इन्होंने 6 कम्युनिटीज का जिक्र किया, मुसलमानों का जिक्र नहीं किया। तो 6 कम्युनिटीज को आप लीगलाइज कर रहे हैं, मुसलमानों को नहीं कर रहे, इसका मतलब ये है कि आप मजहब की बेस पे डिफरेंस कर रहे हैं, तो फिर आप सेक्युलर तो ना हुए। फिर आखिरी बात ये की कि इंडियन फेडरलिज्म को रीडिफाइन किया जा रहा है। इंडियन फेडरलिज्म को किस तरह रीडिफाइन किया जा रहा है? आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया आपने, 35A को एब्रोगेट किया आपने, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन ऑर्डर को प्रोमोगेट किया, कश्मीर का स्पेशल स्टेटस आपने खत्म किया, उसकी इकोनॉमी को खत्म किया, वहाँ के डिफाइंड परमानेंट रेजिडेंट्स का स्टेटस को खत्म किया, और आपने स्पेशल राइट्स को उनके खत्म किया। और आपने क्या कहा कि यहाँ पे हर बंदा जो 15 साल रहा है, 7 साल रहा है, 10 साल रहा है, उसको हम उसकी डोमिसाइल इशू कर देंगे। ठीक, तो इस तरीके से आपने उसकी डेमोग्राफी को चेंज करने की एफर्ट की। फिर आपने स्टेट को पैटर्नाइज करती है इंडियन स्टेट नॉन स्टेट एक्टर्स, स्पेशली वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स को। तो खैर ये एक ब्रीफ था, 4-5 पॉइंट्स के अंदर आपको एक पिक्चर दिखानी मकसूद थी इंडिया की जो इंटरनल सिचुएशन है उसकी। अब अगर क्वेश्चन आएगा ना, तो आपने खुदारा एक काम नहीं करना कि आपने डिस्क्रिप्टिव नहीं हो। डिस्क्रिप्टिव का मतलब ये है कि आप ताबड़तोड़ इंफॉर्मेशन, और आपके दिमाग में आती भी यही चीज है कि आप ताबड़तोड़ इंफॉर्मेशन जो है वहां पे फेंकना शुरू कर देते हैं कि जनाब आर्टिकल फलाना, आर्टिकल ढमकाना, और ये एनालाइज नहीं करते। तो आपने इसी तरीके से उनको अपने 3-4-5 एनालिसिस के पॉइंट्स जो हैं वो शो कराने एग्जामिनर को कि देखें मैं एनालाइज कर रहा हूँ, और उसके नीचे जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसको मैं सीक्वेंस में, उसको मैं एज एन एविडेंस प्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो ये इस तरीके से आप क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे। अब कुछ अगर आपके क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर लें। हमारा ये अगला टॉपिक है इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ कोविड का, लेकिन इसको भी हम स्टार्ट नहीं करेंगे। हमने सोचा है कि 1.5 घंटे का लेक्चर थोड़ा सा ज्यादा है, खासतौर पर शुरू के भी कुछ दिन है, तो इसको 1 घंटा 15 मिनट के अंदर खत्म करना है। 15 मिनट है, आप लोग अपने क्वेश्चन कर लें। जी, अगर आपके कोई क्यूरियस है, कोई क्वेश्चन है, तो आप काइंडली अपने हैंड रेज कर दें। मैं आपके माइक को अनम्यूट कर देता हूँ। जी, आपकी कल वाला पॉइंट्स मैंने रिपीट कर दिए। बीजेपी इस भारतीय जनता पार्टी जो कि इस वक्त रूल कर रही है, गवर्नमेंट के अंदर है। अब इन्होंने डिफरेंस पूछा है बिटवीन द स्केड्यूल्ड एरिया एंड ट्राइबल एरिया। ट्राइबल एरिया कोई कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म नहीं है, स्केड्यूल्ड एरिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म है। पहला तो ये डिफरेंस हो गया। इससे मतलब ये है कि ट्राइबलिज्म और ट्राइबल जो कास्ट हैं, ये ट्राइबल पीपल हैं, उनकी अपनी एक हिस्ट्री है। लेकिन ट्राइबलिज्म खुद से ही एक पूरा सब्जेक्ट है, वो कि कॉन्स्टिट्यूशन का सब्जेक्ट नहीं है। मतलब अगर मैं कहता हूँ ना कि ये ट्राइबल है, ये बंदा ट्राइबल रीजन से बिलोंग करता है, इसका ये मतलब नहीं है कि इसकी कोई खास कानूनी हैसियत है। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसे रीजन से बिलोंग करता है जहाँ पे ट्राइबलिज्म नाफिज है। ट्राइबलिज्म क्या है? ट्राइबलिज्म एक पूरा कानून है। उसके अंदर एक सरदार होता है, उसकी जमीन होती है, उसके पास कुछ हकूक होती है, उसके पास कुछ चीजें होती हैं। तो ट्राइबलिज्म एक सब्जेक्ट अलग से है। अब स्केड्यूल्ड एरियाज कौन से होते हैं? वो गवर्नमेंट जिनको खास एरियाज डिक्लेयर करती है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस जैसे
आसाम के कुछ रीजन है इंडिया के अंदर जिनको उन्होंने स्केड्यूल्ड एरियाज डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है। उन एरियाज को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नॉमिनेट कर दिया जाता है कि ये एरियाज जो हैं इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के स्केड्यूल के अंदर ये जो एरियाज शामिल हैं इनको ये हकूक हासिल हैं, ये इनको वो हासिल है। उनको कुछ खास मुराद देने के लिए, कुछ खास चीजें देने के लिए उनको एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी स्केड्यूल में डाल दिया जाता है और वो स्केड्यूल्ड एरिया कहलाते हैं। अब हो सकता है कि ट्राइबल एरियाज को भी उसमें डाला हुआ हो, ये तो पॉसिबिलिटी है ना कि आप अपने ट्राइबल एरियाज को उठा के उनको कॉन्स्टिट्यूशन के किसी खास स्केड्यूल के अंदर इनोमिनेट कर दें, तो इस लिहाज से वही ट्राइबल एरियाज स्केड्यूल्ड एरियाज भी बन गए, ठीक है। तो देयर इज अ डिफरेंस। ट्राइबलिज्म और ट्राइबल एरिया कोई कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म नहीं है, स्केड्यूल्ड एरिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म है। अच्छा समझ लोग हैंड रेस कर रहे हैं लेकिन मुझे सारे लोग शो नहीं हो पा रहे हैं, इसकी कोई अच्छा ओके ओके अब ठीक हो गया जी। आयशा आप क्वेश्चन कर लें, मैंने आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर, होप यू आर डूइंग ग्रेट सर। मेरे दो क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि अनफॉर्चुनेटली आई वाजंट एबल टू अटेंड यस्टरडेज लेक्चर, तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जब हम आफ्टर ऑफिशियली ज्वाइनिंग लायल प्रोफेसर्स एकेडमी प्लेटफॉर्म, तो क्या ये वाला जो लेक्चर है इंडिया के ऊपर, क्योंकि वी ऑल नो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप दोबारा इसको करेंगे, लेक्चर डिलीवर करेंगे? एंड माय सेकंड क्वेश्चन इज कि जब आज ये लेक्चर शेयर होगा तो कहाँ पे होगा और इसको किस तरह से डाउनलोड करना है? अच्छा चल थैंक यू सो मच। मैं बता रहा हूँ ये जो हमारा कल का लेक्चर हुआ है, मेरा भी लेक्चर होगा, मतलब आपका 3.5 घंटे की रिकॉर्डिंग्स है, वो आपको जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपके पास वो कल के हमने कॉन्टैक्ट नंबर दिए थे, आज फिर दोबारा शेयर कर देते हैं। आप उस पर जस्ट एक व्हाट्सएप कर दें और वो आपको जो है वो उसका लिंक शेयर कर देंगे। और सारा रिकॉर्डेड लेक्चर है वो कल का, वो उसको आप तसल्ली से बैठ के सुने, 3.5 घंटे की लेक्चर है, ठीक है। और प्लस आज का भी जो है वो भी आपको रिकॉर्डिंग जो है वो समा आप अपना नंबर शेयर करेंगे नीचे आपके, मैं भी यहाँ पे नंबर शेयर करवा देता हूँ, तो उसके उस पे आप जस्ट एक टेक्स्ट कर देंगे तो आपको वो लेक्चर जो है उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है। बाद में जब हमारी रेगुलर क्लासेस शुरू होंगी ना, तो फिर हम जब सिस्टमिकली चलना शुरू होंगे तो फिर भी ये इसमें किसी दिन देख के हम ये लेक्चर रिपीट भी कर देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमें पता है 2-3 दिन लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उसको फिर भी कर देंगे। तो ये मैं इनका टेक्स्ट नंबर आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इस नंबर पे जस्ट आप अगर एक व्हाट्सएप कर दें, मैसेज कर देंगे तो आपको ये मैं मैसेज के अंदर नंबर लिख रहा हूँ, ये हमारे फेलो हैं उसामा, ये आपको सारी असिस्टेंस देंगे। ठीक है जी, ये उसामा का नंबर है, इसके ऊपर आप व्हाट्सएप कर दें, टेक्स्ट कर दें, तो ये आपको जितने भी रिकॉर्डिंग्स हैं वो आपके उसके लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे। ये जो मटेरियल है ये भी आपके साथ शेयर कर लेंगे, ठीक है। और जो आप लिखेंगे वो लिखेंगे ज़रूर, आप वो लिखेंगे जो वो आपने सेंड भी उसामा को ही करना है, ठीक है, वो भी हम आपको इंशाल्लाह रिटर्न करेंगे चेक करके। जी महम सोहेल, आप अपना क्वेश्चन कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी सर मैंने बीएस ऑनर्स की डिग्री रिसेंटली कंप्लीट की है और मैं अब ये सीएसएस के अटेम्प्ट लेना चाहती हूँ सर। मतलब मुझे है कि मैं कवर कर लूंगी इतने टाइम में, लेकिन काफी लोग मुझे गाइड कर रहे हैं कि आपको अभी 1 से 2 साल इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए और फिर आपको इसकी अटेम्प्ट लेनी चाहिए। तो सर आप काइंडली मुझे इसके बारे में गाइड कर दें कि अगर हमारे अंदर इतनी पावर है कि हम इसे कवर कर लें कोर्स को, तो हम कर सकते हैं ये, या हमें पहले इसकी 1 साल या इस तरह प्रिपरेशन करनी चाहिए? थैंक यू सो मच। देखिए आपने बीएस कंप्लीट किया सर, और आपने भी एजुकेशन कंप्लीट कर लिया, और एजुकेशन कंप्लीट कर लिया, मजीद एजुकेशन तो आपको फीस में मिलेगी।
अब वही एजुकेशन है जो जिसको आपने यूज करना है, प्लस 6 मंथ्स 5 मंथ्स की प्रिपरेशन आपने करनी है। वो आप इस साल कर लें, अगले साल कर लें, जब आपका दिल करे आप कर लें। 6-5 महीने की ये सारी गेम है, और 6-5 महीने आपको एफर्ट सिर्फ ये करनी है कि आपका जो प्रीवियस नॉलेज है उसको आपने थोड़ा सा इस एग्जाम के सांचे में डालना है। वो आज कर लें तो बहुत अच्छा है, आप यंग एज के ऊपर सर्विस में आ जाएंगी, ठीक है। 2 साल बाद करेंगी तो फिर भी आपने करना तो यही है, यही 5-6 महीने आपको चाहिए, ठीक है। इससे ज्यादा टाइम भी चाहिए ना, इससे कम चाहिए, ठीक है। तो ये आपका अपना डिसीजन है, आप इस साल करना चाहती हैं, अगले साल करना चाहती हैं, ठीक है। देखिए ना, या अगले साल करने, या तो ये हो ना कि आप 2 साल कोई डिग्री है, जैसे ये फॉर इंस्टेंस एमफिल की आप 2 साल पढ़ेंगे फिर आपको जाके डिग्री मिलेगी, तो ये ऐसा तो नहीं है। यही पढ़ाई है, यही चाहते हैं कि 20-25 टॉपिक हैं जो हम आपके साथ पढ़ाएंगे और डिस्कशन में आ जाएंगे, ठीक है। यही आपने जाके वहाँ पे खूबसूरती से लिख देने हैं, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है, जो आसान तरीन एग्जाम है। ये सिर्फ डर है, खौफ है, जो लोगों ने तारीफ किया हुआ ना इधर तरह तरह की बातें करके। और जो हमारे प्लेटफॉर्म पे ऑफिसर्स हैं, इनसे डिस्कशन का आपको ये सबसे बड़ा एक ही फायदा होगा कि आपको जब वो खुद बताएंगे कि हमने भी 3 महीने 4 महीने 5 महीने में इस तरह से पढ़ के तो कर लिया, तो आप भी कर लें, तो आपका एक वो डर खौफ कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप बेफिक्र होकर, मैं तो आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप बेफिक्र होकर और इसके लिए गो फॉर इट, इंशाल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा। जी नबील नवाज जी, जिशान अली को पहले मौका दे देते हैं। जी जिशान। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन ये था कि हमें सब्जेक्ट सिलेक्शन के हवाले से कैसे पता चलेगा, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट हमारे रिलेटेड हैं और कुछ हमारे रिलेटेड नहीं है। तो सब्जेक्ट सिलेक्शन में कोई 2 सब्जेक्ट ऐसे आ रहे हैं जो हमें थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन पेश कर रहे हैं, तो उसके हवाले से मैं शॉर्टली, थैंक यू सो मच आपने क्वेश्चन किया। सब्जेक्ट सिलेक्शन के ऊपर आपने बड़ी कंसर्न है, इसके ऊपर एक दिन स्पेशल लेक्चर करेंगे। अभी चूंकि हमारे पास डिफरेंट होगा ना, जब हम ये प्रॉपर सेशन मंडे से शुरू करेंगे ना, तो उसमें इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर स्पेशल लेक्चर्स रखेंगे। प्लस कुछ 1-2 लिंक्स मैं शेयर करूंगा, वो भी आप देख लीजिएगा, लेकिन अभी नहीं, वो मंडे से इंशाल्लाह जब हमें पता लग जाएगा कौन सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, उनके क्या क्या एजुकेशन बैकग्राउंड है, तो फिर हम सिर्फ वो उनको साथ प्रॉपर इंडिविजुअल किस्म की ये है, ये जनरल गाइडेंस तो है नहीं कि जनरली हम बता दें कि ये सब्जेक्ट रखें। वो जिस स्टूडेंट का जो बैकग्राउंड होगा उसके हिसाब से ही उसको फिर वो गाइड किया जा सकेगा। लेकिन वो मंडे से इंशाल्लाह स्पेशली करेंगे। और हमारे कुछ सीनियर्स हैं, फुटफेड कॉमन से मेरे बड़े भाई हैं, वो इंशाल्लाह आपके साथ करेंगे इंटरेक्ट, वो आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन के ऊपर गाइडेंस देंगे कुछ, ठीक है। तो इंशाल्लाह दैट शुड बी फ्रूटफुल। अभी तो आप कंपल्सरी से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऑप्शनल अक्टूबर के करीब जाके लोग फाइनलाइज करते हैं। जी नबील। सर सबसे पहले तो सर आपका लेक्चर वाज ऑसम, बहुत अच्छा लेक्चर था सर। दूसरा ये कि मैं आपकी जो एकेडमी है सर, ये लायलपुर ऑफिसर्स एकेडमी, इससे तकरीबन 3 से 4 मिनट की ड्राइव पे मेरी रेजिडेंसी है। तो सर मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ। 2 हैं सब्जेक्ट्स, एक हिस्ट्री ऑफ यूएसए, पाकिस्तान एंड इंडिया, और दूसरे जो ग्रुप में से इंटरनेशनल लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी। तो डिस्कस मैं सर ये करना चाहता हूँ कि इनमें से सब्जेक्ट जो आपने बता दिया कि वो और सर अगर मैं वहाँ पे आके मिलना चाहूँ तो सर ऐसा पॉसिबल हो सकता है? मुझे आपकी बात पे हंसी इस वजह से आ रही है कि आपने कहा कि मेरे से 3-4 मिनट के फासले पे है। बिल्कुल सर। लेकिन मैं आपसे कोई तकरीबन 5 से 6 घंटे के फासले पे हूँ। तो और हमारे मोस्टली टीचर सर कोई जो आपकी आप एकेडमी में सर कोई टीचर बैठे हो सर, कोई एकेडमी में बैठे हो, कोई एडमिनिस्ट्रेशन आपकी? शायद आपने सेमिनार अटेंड नहीं किया था, सेमिनार में ये बात हुई थी कि ये पढ़ना पढ़ाना तो अपनी जगह पे, लेकिन ज्यादा आपको फायदा इंटरेक्शन का ही होगा, और आप सही लाइन पे जा रहे हैं। इंटरेक्शन बड़ा जरूरी है, और इसके लिए जो इस्लामाबाद आ सकते हैं मोस्ट वेलकम, आप यहाँ पे आ जाएं, हम इस्लामाबाद में हैं। और ये भी क्लियर कर दूं कि ये 2 अकेडमीज हैं जो ये हमने इकट्ठा इसको स्टार्ट किया है इस सेशन को। लायलपुर ऑफिसर्स एकेडमी फैसलाबाद में है, और हमारी जौहर ऑफिसर्स एकेडमी ये इस्लामाबाद में, ये लास्ट ईयर भी हमने यहीं से किया था। तो ये दोनों मिलकर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ज्यादातर जो हमारे जो टीचिंग फैकल्टी है दैट वाज पार्ट ऑफ जौहर, तो वो यहीं पे इस्लामाबाद में थी, ठीक है। तो अब वो चूंकि इकट्ठे हमने किया तो इस वजह से लायलपुर का नाम भी यूज हो रहा है, जौहर का भी नाम यूज हो रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि फैसलाबाद वाले कैंपस में हम सारे टीचर अवेलेबल हैं,
लेकिन आप नहीं सर, इस्लामाबाद आए सेशन ही फिर वो इंट्रोडक्टरी सेशन ही अटेंड किया था, शायद इस वजह से हो गया हो। इस वजह से। हाँ, फैसलाबाद में हम एक सेशन रखेंगे, इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे। मैं खुद फैसलाबाद से हूँ, हमारे ऑफिसर हैं फैसलाबाद से, हम उनके साथ आपका इंटरेक्शन करवाएंगे। लेकिन वो 1 मंथ में एक सेशन या 2 मंथ में एक सेशन, वो कम सेशन होंगे, ज्यादा नहीं करवा सकेंगे। वो इंटरेक्शन सिर्फ इसलिए होगा, एक तो आपको इंट्रोडक्शन हो जाए, प्लस अगर कोई आप अपना कोई आपके कोई क्यूरीज हैं तो वो वहाँ पे एड्रेस हो जाए। वो कोई पढ़ाने वाला सेशन नहीं होगा, वो जस्ट एक इनफॉर्मल इंटरेक्शन ही होगा। ठीक है सर। तो जी नायला, आप क्वेश्चन करिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर, पहले तो अनफॉर्चुनेटली मेरे लास्ट 2 लेक्चर्स मिस हो गए हैं और टुडे इज माय फर्स्ट डे। तो क्या इन 2 लास्ट डेज के जो लेक्चर्स हैं इनकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है, और रिकॉर्डिंग मिलेगी। मैं कल इस लेक्चर में भी आप बहुत लेट आई हैं, क्योंकि अभी 2 मिनट पहले यही बात हुई है कि रिकॉर्डिंग आपको अभी मैंने यहाँ पे नीचे कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किया, उसके ऊपर जस्ट आप टेक्स्ट कर देंगी। अभी अभी मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको स्क्रीन पे शो भी करें, तो आप जैसे टेक्स्ट करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, और आपको ये कल की, आज की, सेमिनार की सारी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी। वो कल के जो हमारे लेक्चर की 3 साढ़े 3 घंटे की रिकॉर्डिंग है, उसको आराम से तसल्ली से बैठ के सुने, बहुत से उसको सुने, और इंशाल्लाह आपको अंदाजा होगा कि हमारा जो टीचिंग मेथड है वो इंशाल्लाह कैसा है, और इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि आपको पसंद भी आएगा। लेकिन मैं भी वो नंबर दोबारा भी शेयर कर देता हूँ, या ये मैंने, अगर आप चैट में देखें, अगर आपको चैट शो नहीं हो पा रही तो मैं ये नंबर दोबारा चैट में शो कर देता हूँ। उमर साहब आ चुके हुए हैं, ही इज ऑल रेडी, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि उमर साहब के लेक्चर को आप नोट्स बनाएं इसके, वो उनका सारा एम्फेसिस लिखवाने का होता है। मैंने तो आपके सामने लिखा है, वो कर दिया ना, आप इसको प्रिंट आउट करवा लें और अपने पास रख लें। उमर साहब का जो लेक्चर होगा ना, वो कहते हैं कि आप खुद लिखें। उनकी ये साइंस है, उनकी ये थ्योरी है कि जब बच्चा खुद लिखता है, उसकी कलम से जब एक चीज गुजर जाती है तो फिर उसको नहीं भूलती। तो वो अभी आपको बड़े खूबसूरत तरीके से इंटरेक्टिव किस्म का उनका सेशन होता है, और आपको लिखवाएंगे तो इंशाल्लाह आपको वो बड़ा हेल्पफुल रहेगा इंशाल्लाह। जी नायला रिक्वेस्ट कर रही है, मैं एक सेकंड। जी नायला। जी सर, और मुझे इसके बारे में पूछना था जो बिल्कुल ही ब्लैंक है अबाउट सीएसएस एंड पब्लिक सर्विस कमीशन के अबाउट, कोई आइडिया नहीं है, तो आप यानी कि उन्हें फर्स्ट टर्म में कैसे समझाएंगे व्हाट इज दिस? जब वो ऐसा शख्स जिसको कमीशन के बारे में आइडिया नहीं है या सीएसएस के बारे में आइडिया नहीं है, वो पहले तो मैं उससे ये पूछूंगा वो करना क्यों चाहता है। है ना, वो मेरा तो लीगल लेजिटिमेट क्वेश्चन है कि आपको कोई चीज मोटिवेट कर रही है, कोई चीज आपको पुश कर रही है कि यू हैव टू डू दिस। अगर प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब कर रहे हैं तो आप बड़ी अच्छी अर्निंग भी कर रहे होते हैं, आप बड़े सेटल्ड भी होते हैं, फिर लोग कमीशन में आना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं जी आपको डिस्कनेक्ट हो गया। आपको एडवाइस यही करूंगा कि वो आप जो सेमिनार वाली वीडियो है वो देख लें, उसमें काफी सारे मर्सर टीचर्स से वो एक तो वहाँ से आपको कुछ गाइडेंस मिल जाएगी, प्लस आप अगर थोड़ा सा सेशन रहे तो इंशाल्लाह आपको गाइडेंस मिलती चली जाएगी। ठीक है, सेमिनार में काफी हमने लंबा 1-1.5 घंटे में यही बातें इन्हीं चीजों के ऊपर हमने की। ठीक है, कोई स्पेसिफिक आपका क्वेश्चन है तो आप वो काइंडली कर लें। अभी मैं हैंड ओवर कर दूंगा इसको मोहम्मद साहब को, और इंशाल्लाह ताला एट द एंड ऑफ सेशन फिर आपके साथ 2-4-5 मिनट की गपशप लगेगी। वो जो टॉपिक मैंने बताया उस पर लिख के काइंडली जरूर जमा करवा दीजिएगा। मैं दोबारा नीचे लिख देता हूँ, इंडियन